आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का तेलंगाना दौरा। निजामाबाद से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अरविंद धर्मपुरी के नामांकन कार्यक्रम में की शिरकत। जनसभा को किया संबोधित। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट ने ली राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। स्वतंत्रता सेनानी हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती। मंत्री गणेश जोशी ने मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। समर्थकों ने किया याद। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम की यात्रा। प्रशासन की तैयारियां जारी। वीआईपी श्रद्धालुओं से 300 रुपए प्रति व्यक्ति लिया जाएगा शुल्क। और मैदानी क्षेत्रों में आग बरसाएगा सूरज। पहाड़ में फिलहाल मिलेगी राहत। उत्तरकाशी, चमोली सहित कहीं कहीं मंडरा रहे हैं आंशिक बादल। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम धामी तेलंगाना के दौरे पर रहे। उन्होंने आज बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद धर्मपुरी के नामांकन कार्यक्रम में निजामाबाद में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे को उठाया। समय में वहां धारा 370 60 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, लागू नहीं। भाई साहब, उसको हटा नहीं पाई ये सरकारें, क्योंकि उनके मन में केवल एक बात थी, तुष्टीकरण करना है। अभी अरविंद धर्मपुरी जी बोल रहे थे, इनका घोषणा पत्र आया भाइयों बहनों। इनके घोषणा पत्र में एक तरफ मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर देश की आजादी के बाद यूसीसी समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड की 3 राज्यसभा सीटों में से एक सीट पर निर्विरोध जीत हासिल करने के बाद महेंद्र भट्ट ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। उन्हें दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 3 राज्यसभा सीटों में से एक सीट पर अनिल बलूनी का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हुआ था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे महेंद्र भट्ट को निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया था। लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के चलते महेंद्र भट्ट ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। उत्तराखंड में पिछले दिनों 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव प्रथम चरण में संपन्न हो गया, तो वहीं कांग्रेस द्वारा बनाए गए मैनिफेस्टो पर भाजपा लगातार सवाल खड़े कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को धोखा बताया और कहा कि जितने साल कांग्रेस ने देश में राज किया है उसने साबित कर दिया कि कांग्रेस की कथनी और करनी में काफी फर्क है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जो सवाल उठाए हैं, वो देश के लोकतंत्र के लिए जो कांग्रेस की मंशा है वो बहुत ही खतरनाक है। मैंने भी कांग्रेस के नेताओं के बयान सुने हैं, राहुल जी का बयान सुना है, सैम पित्रोदा जी का बयान सुना है, अन्य नेताओं के बयान भी सुने हैं। उनके घोषणा पत्र में जो बातें सामने आई हैं वो इस देश को विभाजन करने के लिए हैं, इस देश को कमज़ोर करने के लिए हैं और समाज के एक वर्ग विशेष को लुभाने के लिए है। और जैसा कांग्रेस का नेचर रहा है, कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया सबको एक समान व्यवहार करते हुए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को घंटाघर देहरादून में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वर्गवासी बहुगुणा को भावपूर्ण स्मरण करते हुए कहा कि ओजस्वी प्रवक्ता और प्रखर राजनेता थे। देखिए, आज उस हेमपुत्र
हितन बहुणा जी को हम नमन करने आए हैं, जिनका जन्म बुधानी गांव में हुआ था और पहाड़ की पगडंडियों से उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। उत्तर प्रदेश जैसे अवैध उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे और अपने कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने काम किया अपने आप में ऐतिहासिक है। आज भोपाल विश्वविद्यालय जिससे निकलने के बाद युवा पूरे देश में प्रथम लहराए हैं, उसकी स्थापना करने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ। जंगल में जंगली जानवरों के पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के संबंध में कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसियों ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से प्रमुख सचिव फॉरेस्ट को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि जंगल में जंगली जानवरों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से वो आबादी बहुल क्षेत्र में आ रहे हैं, जिससे कि जानमाल का खतरा बना हुआ है। कुछ दिन पहले एक जंगली भालू भी आबादी क्षेत्र में आ गया, जिससे कि लोगों में दहशत फैल गई। जो जंगली जानवर बार बार आबादी क्षेत्र में घुस जा रहे हैं, उनके यहाँ ग्रामीणों में जो भय का माहौल बना हुआ है, उनसे निजात पाने के लिए कि जंगल में उनके पानी की व्यवस्था की जाए और जिससे यहाँ ग्रामीणों में जो भय का माहौल बना हुआ है उससे निजात मिल सके। इसको लेकर ही हमने आज ज्ञापन दिया है। हाँ, लगातार 3-4 दिन से लगातार सवेरे आंखों में ऐसा जलन हो रही है इसके कारण, मगर वन विभाग पता नहीं कहाँ सोया पड़ा है कि जबकि फायर के सीजन में यहाँ बहुत लगातार धुएं से लोग परेशान है। यहाँ पर अभी तो दिया, अगर जल्दी ये कार्रवाई नहीं करें तो फिर हल्द्वानी जाके मिलेंगे हम प्रभागी वनाधिकारी से। आज क्षेत्र के लोगों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जंगली जानवर के संबंध में। उनके द्वारा कहा गया है कि जंगली जानवर जो है हमारी आबादी की तरफ आ रहे हैं और इससे लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान भी हो सकता है। जंगली जानवर के लिए सफिशिएंट पानी वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाए जंगल में हमारे। तो इस संबंध में जो भी हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे संबंध में वार्तालाप की जाएगी। आपके संबंध में वार्तालाप की। लक्सर में विश्व मलेरिया दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजित गोष्ठी में हरिद्वार एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा, लक्सर सीएचसी प्रभारी अलिंद असवाल सहित लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी शिरकत की, जिसमें आशा वर्कर्स को मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए टिप्स दिए गए। इस दौरान एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए सबसे अच्छा टिप्स है कि अपने घरों और आसपास में विशेष सफाई का ध्यान रखें। एक संगोष्ठी की गई जिसमें हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें छिड़काव होना चाहिए। गांव के प्रधान और हमारे जो नगर के चेयरमैन और हमारे एसडीएम साहब और मेरी जो शुगर मिल है, शुगर मिल का भी एक बहुत विशेष इसमें हमें सहयोग मिलता रहा है। और मेरी जीएम साहब से वार्ता हुई थी तो कहते हैं जहाँ भी कुछ होगा मैं आपके साथ हूँ। तो हम लोग एक मुहिम चलाएंगे और एक इसकी माइक्रो प्लान बनाएंगे कि गांव में प्रधानों को भी साथ लेंगे, गांव में छिड़काव भी करवाएंगे और साफ सफाई के टिप्स देंगे। जो मैंने बताया कि छत के ऊपर कोई कुछ ना रखे, ये सबसे बड़ी टिप्स है कि कोई गमला ना रहे, कोई खुली चीज़ ना रहे, कोई बर्तन ना रहे, टायर ना रहे। सबसे बड़ी टिप्स है। हर घर में हर आदमी को हमको काउंसलिंग करके ही इस मुहिम को पास हो सकते हैं। सबसे बड़ी यही बात है। पानी को रोका नहीं जा सकता, थोड़ी सावधानी बरती जा सकती है। किसी का टायर है, बर्तन छत पर रखे, लेकिन नालियों में पानी आज बहुत बह रहा है और उसकी कैपेसिटी दिन पर दिन बढ़ रही है, चाहे गाँव है शहर है। तो उससे मैं समझता हूँ कि छिड़काव अगर उसमें हो जाए, गाँव में प्रधान करे, शहर में नगर पालिका करे, आवश्यकता पड़े यहाँ मिल है, लक्ष्मण मिल भी करेगा और स्वास्थ्य विभाग उस पर निगरानी करे, तो मैं समझता हूँ इससे थोड़ा राहत मिलेगी। रामनगर में भवानीगंज स्थित खाटू श्याम मंदिर से बाबा खाटू श्याम के निशान शोभा यात्रा निकाली। बाबा श्याम के भजनों पर झूमते हुए भक्त नजर आए। कार्यक्रम आयोजन नगर पालिका के पूर्व सभासद शिवी अग्रवाल ने बताया कि 22 सालों बाद नगर में इस यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा का समापन कोसी रोड स्थित पायते वाली रामलीला प्रांगण में किया गया। द्वारा 22 वर्षों के पश्चात श्री श्याम महोत्सव श्री रामलीला अभिनय मंच पर हो रहा है, जिसमें प्रातःकाल 8 बजे श्री खाटू श्याम मंदिर समिति और बाबा मोटर सेवा दल के तत्वाधान
निशान यात्रा, विशाल निशान यात्रा आरंभ हुई थी। जो निशान यात्रा अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर प्रयाण हुई है, अभी स्वल जलपान हुआ है। इसके बाद शाम को 7 बजे, ठीक 7 बजे नंद किशोर शर्मा जी, श्याम जगत के सबसे बड़े नाम नंद किशोर शर्मा जी, नंदू भैया, वे मीठे मीठे भजन सुनाएंगे और भक्तों का मन रिझाएंगे। और वॉइस ऑफ इंडिया के विजेता श्री प्रमोद त्रिपाठी जी जयपुर वाले, वे भी उनका साथ भजनों का यहाँ पर एक मंत्र मुक्त वो ग्रीष्मकालीन स्कूली बच्चों की छुट्टी को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अलग अलग स्थान से समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है और इस समय स्पेशल ट्रेन की रामनगर के लोगों को भी सौगात मिली है। बता दें कि रेलवे विभाग द्वारा 26 अप्रैल से 29 जून तक 2 महीने के लिए रामनगर से लखनऊ सप्ताह में 2 दिन ये स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रामनगर से ये ट्रेन सप्ताह में शुक्रवार और शनिवार को सुबह 9:15 बजे रामनगर से लखनऊ के लिए रवाना होगी और ये ट्रेन शाम को 7:15 बजे लखनऊ पहुंचेगी। रामनगर के लोगों ने सप्ताह में 2 दिन चलने वाली ट्रेन के लिए अधिकारियों का आभार जताया। लखनऊ हमारा पूर्ववर्ती प्रदेश रहा है। लखनऊ से डायरेक्ट ट्रेन भी थी, बीच में किसी कारणवश वो बंद हो गई और ये समर स्पेशल ट्रेन है। इससे बहुत सारे परिवार उत्तराखंड के वहाँ पर रहते हैं, हमारे आसपास के क्षेत्रों के, उनको लाभ मिलेगा। प्लस जो टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहते हैं घूमने के लिए लखनऊ से और पूर्वांचल से, उनको लाभ मिलेगा। और यहाँ से जो लखनऊ जाना चाहते हैं छुट्टियों में, उनको बहुत ज़्यादा लाभ इस ट्रेन से मिलने वाला है। और हम लोग कोशिश करेंगे भविष्य में, जैसे चुनाव के बाद, कि ये ट्रेन नियमित की जाए और ये रेगुलर रूप से चले। अभी तो समर स्पेशल है, इसका जो रिस्पांस आता है उसके बाद देखेंगे कि रेगुलर के रूप में चलाई जाए ट्रेन। देखिए, ये ट्रेन पूर्व में भी यहाँ चलती है और चलती थी, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों बंद हो गई और सरकार के द्वारा इसे पुनः चलाने का जो फैसला लिया गया वो बहुत ही सराहनीय और काबिल तारीफ़ है। उससे यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनको सीधे लखनऊ जाने में बहुत आसानी रहेगी और जो रामलला के अयोध्या दर्शन करना चाहते हैं ऐसे तीर्थ यात्री भी बाया अयोध्या वहाँ पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन के अंदर भरपूर मात्रा में व्यापक स्तर पे जनरल बोगी और स्लीपर और ऐसी कोच लगाए गए हैं। हर वर्ग, हर तबके के आदमी को इसमें सुविधा मिलेगी। खबर लोहाघाट से है, जहां नशा मुक्ति देवभूमि 2025 अभियान के तहत पुलिस और एएनटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि पुलिस ने एक बड़े चरस तस्कर को पकड़ा और 1.362 किलोग्राम चरस बरामद किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। निर्देशों के अनुसार ये जो जनपद में अवैध पदार्थों की, मादक पदार्थों की तस्करी पे रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ये लोहाघाट थाना और हमारी एएनटीएफ कुमाऊं यूनिट ने कल संयुक्त चेकिंग में एक अभियुक्त को पकड़ा है, जिसका नाम है मुकेश चंद्र जोशी, और इसके पास से 1 किलो 362 ग्राम चरस मिली है और तत्काल इस पर हमने इसमें अरेस्टिंग करके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इसको हम पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड में 10वीं से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन की तैयारियां लगातार जारी है और इसी के लिए बद्री केदार समिति भी चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारी को आखिरी रूप दे रहा है। यात्रा के दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में आम श्रद्धालुओं के साथ ही प्रोटोकॉल के मुताबिक वीआईपी भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए वीआईपी श्रद्धालुओं से 300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से शुल्क वसूला जाएगा, लेकिन इस बार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी। आप जानते हैं कि बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में बड़ी भारी संख्या में वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालु आते रहते हैं। उनके मंदिर समिति उनको प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराती है, उनको प्रसाद इत्यादि भी वितरित करती है, लेकिन पूर्व में उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। तो गत वर्ष हमने ये व्यवस्था प्रारंभ करी थी, इसका अच्छे परिणाम सामने आए और इस वर्ष भी हम इस व्यवस्था को, उसमें कुछ जो आवश्यक, जहां पर संशोधन की आवश्यकता हो वो संशोधन करके हम इसको लागू करेंगे। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में पिछले 2 महीने में कांग्रेस के लगभग 10,000 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और ये सिलसिला लगातार जारी है और एक के बाद एक कई नेता अब कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि अब नेताओं को रिवर्स पलायन करना होगा। जो भाजपा में गए हैं वो सभी रिवर्स पलायन करेंगे। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया था, उनका बयान इतर था और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इतर बयान देते हैं और विधायक जी ने जो बात कही उससे स्पष्ट परिलक्षित होगा कि बीजेपी में भी लोगों में बेचैनी है। जिस तरीके से उन्होंने लोगों को लिया है तो रिवर्स प्लान अब होगा। इतने लोग भाजपा में एडजस्ट हो पाना बहुत कठिन है, लेकिन रिवर्स प्लान होगा। पिथौरागढ़ जिला अधिकारी रीना जोशी और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए LSMPG कॉलेज पिथौरागढ़ में बनाए गए स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए लगाए गए कैमराज, वॉच टावर का निरीक्षण किया गया। ईवीएम सुरक्षा ड्यूटी में नियुक्त समस्त कार्मिकों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए। जंगल में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए हरिद्वार में वन विभाग ग्रामीणों और वन गुज्जरों की सहायता ले रहा है। अलग अलग कार्यक्रम चलाकर वन गुज्जरों और किसानों को आग के कारणों को लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही आग लगने के दौरान वन कर्मियों की मदद करने का आग्रह भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि इस फायर सीजन में अभी तक हरिद्वार के जंगलों में आग की कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन वन महकमा हर स्तर पर आग से बचाव की तैयारी में जुटा हुआ है। के किनारे जो विलेजेस हैं वहाँ पे उन्हें जागरूक करा जा रहा है। जैसे गेहूं का कटान चल रहा है आजकल, तो उनसे हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि जो आपका ये रेसिड्यू बचता है, जो कि फसल का अवशिष्ट बचता है, इसे आप ना जलाएं। वैसे तो वो लोग भूसा ही बना रहे हैं, मैंने देखा भी जाके पथरी के इधर उधर लोगों से बात करी, फिर भी उन्हें हमने जागरूक किया कि इस पर आग ना लगाएं, जिससे कि जंगल में कहीं आग ना पहुँच जाए। और जैसे गुज्जर्स हैं, काफ़ी सारे गुज्जर नापलैंड में रहते हैं, इधर संरक्षित पट्टे हुए किनारे हो गया, चाहे THDC के लैंड में इधर हैं, सिंचाई विभाग की भूमि में, उन्हें भी हमने जागरूक करा है कि आप लोग यहाँ रहते हैं तो आपका फ़र्ज भी बनता है कि अगर कोई गैर गतिविधि या फिर कोई ऐसा आपको संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पे दिखता है आग जलाता हुआ या कुछ, तो हमें तुरंत सूचना दी जाए। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। आगामी 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में मीडिया को जानकारी दी। राज्य सरकार को यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हर संभव तरीके से प्रयासरत है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट लाइव हो गई है। इसमें हेल्थ पैरामीटर का कॉलम रखा गया है, जिसमें यात्री अपनी हेल्थ से संबंधित पूरी जानकारी भरेंगे तो उन्हें जरूरत के समय इलाज में आसानी रहेगी। तो वहीं तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए यात्रा मार्ग पर 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन स्क्रीनिंग पॉइंट्स को रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स के साथ ही रखा गया है। जिस तरह स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल 11 लैंग्वेजेस में 11 भाषाओं में SOP जारी किया था, इस बार भी हम लोगों ने उन्हीं भाषाओं पे जारी किया है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि SOP जारी करने के साथ साथ हमने सभी स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरीज को भी लिखा है और उन्हीं के रीजनल लैंग्वेजेस में हमने ये SOP संलग्न करके उनको भेजा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि SOPs क्या हैं और किन चीज़ों की सावधानियाँ एक यात्री को बरतनी चाहिए। इसके अलावा जो टूरिज़्म विभाग का जो वेबसाइट है जो लाइव हो गया है, उसके साथ साथ हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स भी हमने उसमें मेंशन किए हैं टूरिज़्म के वेबसाइट में।
कर्मियों को बाघ को चकमा देने में मदद मिलती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वन कर्मी बाघ से बचने के लिए चेहरे के पीछे मुखौटा लगा के ऐसा कर रहे हैं। के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट गार्ड ने बाघों के हमलों से बचने के लिए गश्त के दौरान बाघ जैसा दिखने वाला मुखौटा पहनना शुरू कर दिया है। सर के पीछे पहनने वाले इस मुखौटे से वन कर्मियों को बाघ को चकमा देने में मदद मिलती है। असल में ये कॉर्बेट टाइगर में 260+ से ऊपर टाइगर हो गए हैं और ये हमारे स्थापित कई बार इन्होंने टाइगर अटैक कर दिए, तो टाइगर के सामने से मुंह पे देखे तो अटैक करते नहीं, इसलिए पीछे से भी लगाते हैं स्टाफ को ताकि पीछे से वो सब टाइगर समझेंगे ये आगे सामने आ रहा है, तो इसलिए टाइगर अटैक नहीं करता जल्दी से, ये धारणा है। बाघ के हमलों को देखते हुए वन अधिकारियों ने मास्क, एंटी एनिमल डिटरेंट स्प्रे और पेट्रोलिंग टीमों को स्मार्ट स्टिक भी बांटी हैं। देखिए, इस वर्ष 2-3 घटनाएं इस तरीके की हुई हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जहां पर जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जो हमारे दैनिक श्रमिक जो गश्त करते हैं लगातार जंगल में वन और वन जीव सुरक्षा के दृष्टिगत, उन पर टाइगर के द्वारा घात लगाकर हमला किया और उनकी जान भी गई है। कुछ क्षेत्रों में हमने स्मार्ट स्टिक उपलब्ध कराई है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। उसमें मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है, टॉर्च की सुविधा है, सायरन की सुविधा रहेगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क में चिड़ियों और जानवरों की 586 प्रजातियां हैं। इसके अलावा देश के 52 टाइगर रिजर्व में यहाँ सबसे ज्यादा बाघ रहते हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।